हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। अब आप लोगों के एग्जाम्स के लिए मुश्किल से बायोलॉजी पेपर के लिए 24 आवर्स भी नहीं बचे हैं। तो अब ये 24 आवर्स बिफोर आपका रिवीजन कैसा होना चाहिए, आप लोगों ने बहुत मैसेजेस किए हैं एप्लीकेशन पर, इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट से बता देती हूँ कि आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए और लास्ट मिनट बायोलॉजी पेपर में आपको क्या क्या चीजें याद करना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो भी थोड़ा बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, डेरिवेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन बायोलॉजी में सिर्फ थ्योरी याद करनी पड़ती है और इसीलिए बायोलॉजी के लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को पहली चीज जो प्रायोरिटाइज करनी चाहिए वो है वेटेज। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कल अपने मैराथन लेक्चर में पूछा कि मैम 4 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर्स में से आते हैं, लो वेटेज या हाई वेटेज। तो इट्स कॉमन सेंस, अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेज वाले चैप्टर से आते हैं। जिस चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स से ज्यादा है उसी चैप्टर में से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और जिस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स से ज्यादा है या 7 मार्क्स से ज्यादा है उसी चैप्टर में से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको हाई वेटेज चैप्टर से आते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में से भी आ जाता है कभी कभी, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12। इन 6 चैप्टर्स में से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हाई वेटेज पर फोकस करना है। दूसरी चीज, वन शॉट रिवीजन देखो, महामैराथन का रिवीजन देखो, लेकिन 1.5 या 2 की स्पीड में सिर्फ कान में ईयरफोन लगा के देखो, सुनो, ताकि आपको फटाफट फटाफट पता चले कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं और अपने को क्या क्या बुलेट पॉइंट्स याद रखना है आंसर लिखने टाइम, ठीक है। और फटाफट से अपना कॉन्सेप्ट कवर करो। डायग्राम ब्लिट्स में क्या होता है, यहाँ पर आपका ना लेबलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी मेमोरी के बेसिस पे डीएनए रेप्लिकेशन वाला डायग्राम याद करो, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, हार्ट का कौन सा डायग्राम आ सकता है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। चैप्टर नंबर 2 में से oogenesis spermatogenesis वाला डायग्राम, चैप्टर नंबर 1 में से स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या फिर फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट वाला वो जो चार्ट है वो आ सकता है। तो ऐसे क्विक क्विक मेमोरी में से अपने डायग्राम्स को रिवाइज करो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है डायग्राम रिविजन करने का। फिर एक्टिव रिकॉल, अब रिकॉल करना है, मतलब जो चीजें आपने पढ़ी है उसको फटाक से याद करनी है। तो समराइज, अभी फ्लैश कार्ड्स नहीं बनाया है आपने, मुझे पता है कोई फ्लैश कार्ड नहीं बनाता है। फ्लैश कार्ड मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पेपर्स पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करके लिखना। लेकिन मुझे इतना पता है कि सब लोग हाईलाइटर यूज करते हो या फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ऐसे बॉक्स में डालते हो या अंडरलाइन करते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो चैप्टर का आपने बोल्ड वर्ड्स में जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं जो आपने अपने हाथ से लिखे होंगे, या टेक्स्ट बुक में भी देखो हर एक पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ऐसे बोल्ड करके दिया रहता है, ब्लैक कलर का हाईलाइट करके दिया रहता है। तो वो बोल्ड वाले जो कीवर्ड्स हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। यहाँ पर पूरा टेक्स्ट बुक लाइन बाय लाइन रीड नहीं करना है। व्हेन आई से रीड द थियोरी, रीड द टेक्स्ट बुक, इट मींस रीड कॉन्सेप्ट, यानी कि रीड बोल्ड वर्ड्स, कीवर्ड्स। ओके, फिर यहाँ पर टीच मेथड, अभी मैं क्या करती हूँ या मेरा भाई क्या करता है, हम लोग ना कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोग का पढ़ के हो जाता है तो हम लोग ना ऐसे हवा में बड़बड़ाने लग जाते हैं। ओके, ये ऐसा होता है, एंथर अगर ऐसे हाथ से हम लोग खुद को एक्सप्लेन करते हैं। एंथर का ऐसा डाइथेकस वाला स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे 4 कोलन सैक होंगे तो इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, इसके पास पहली लेयर ऐसी होती है। टीच मेथड, अपने किसी फ्रेंड को, मम्मी को, सबसे सबसे अच्छा बकरा अपनी मम्मी रहती है, मम्मी को पकड़ो और उसको एक्सप्लेन करना चालू करो। तो इसको बोलते हैं टीच मेथड। इससे आपको पता चलता है कि आपने कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया और फटाफट रिविजन होता है, एकदम फटाफट रिविजन होता है। और फिर उसके बाद पोमोडारो टेक्निक, बहुत ही कॉमन टेक्निक है। अभी लास्ट मिनट आपको 4-4 घंटा कंटिन्यू नहीं पढ़ना है, आपको आधे आधे घंटे के स्लैब में पढ़ने बैठना है। आधा घंटा रिवीजन करो, एक चैप्टर में से आधा चैप्टर रिवाइज हो गया, उठो, 5 मिनट का ब्रेक लो, जाओ चल के आओ, सुसु करके आओ, पानी पी के आओ, एक चॉकलेट खा लो और फिर वापस बैठो। तो एवरी 25 टू 50 मिनट्स के बीच में आपको 50 मिनट्स, 40 मिनट्स, जैसा आपको समझ में आता है, 45 मिनट सबसे सेफ टाइम माना जाता है। 5 मिनट का ब्रेक लो, 45 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। अभी शाम के टाइम पे, ये तो आपने मॉर्निंग आफ्टरनून में कर लिया होगा, अभी इवनिंग के टाइम पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जब आप 4 बजे के बाद चाय वाय पियोगे तो इवनिंग में आपको अब पीवाईक्यू क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। जो भी चैप्टर्स आपने सेट किए हैं, 15 से 15 चैप्टर अगर आप पूरा नहीं कर रहे हो, 10 चैप्टर्स कर रहे हो, 8 चैप्टर कर रहे हो, तो सारे चैप्टर्स के आप पीवाईक्यूज खोल के बैठो, ठीक है। अपना जो ऐप है ज्ञान लैब पे, प्ले स्टोर ऐप है, प्ले स्टोर पे ज्ञान लैब ऐप है, मैं उल्टा ही बोल रही हूँ। उस एप्लीकेशन पे नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन में मैंने आपको लास्ट 4 साल के पीवाईक्यूज दिए हैं, ठीक है। 2022, 2023, 2024, 2025 मैंने चारों साल के पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको दिए हैं। तो एटलीस्ट आपको ये 3 से 4 साल, 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, पीवाईक्यूज में से एज इट इज क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन
पीवाईक्यूज में से ना आपको एक चीज समझ में आती है कि आपके क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट होता है और आपको समझ में आता है कि यार कौन से टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि समझो अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं तो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में से स्पर्मेटोजेनेसिस का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। प्लांट रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मेल गेमेटोफाइट बनाने के लिए कितना मियोसिस माइटोसिस लगता है, फीमेल गेमेटोफाइट बनाने के लिए कितना मियोसिस माइटोसिस लगता है। फिर वो पोरोगैमी, मीसोगैमी, चलाजोगामी पे बार बार क्वेश्चन आता है। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन पे बार बार क्वेश्चन आता है। पॉलिनेशन टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये ना हॉट टॉपिक्स आपको पता चलते हैं कि ओके इस चैप्टर में से इसमें आएगा। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से बार बार डिफरेंस बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम पूछा जाता है। हेट्रोक्रोमैटिन एंड यू क्रोमैटिन का डिफरेंस पूछा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन पूछा जाता है। ये डेफिनेटली टॉपिक्स हैं जो आएंगे ही आएंगे। तो हॉट टॉपिक समझ में आता है और हमको एग्जामिनर का क्वेश्चन पेपर सेट करने का फ्रेज समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेज होंगे। और अपनी वीकनेस पे फोकस करो। इसका मतलब कि जो चैप्टर आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 पूरा सर के ऊपर से बाउंसर जाता है, चैप्टर नंबर 4 पूरा सर के ऊपर से बाउंसर जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, कुछ मत करो, इस चैप्टर में से पीवाईक्यूज करके जाओ। और जो लास्ट वाले टॉपिक है, ये चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, जो लास्ट के 4 से 5 टॉपिक्स है, जैसे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 9 में 9.8 के आगे जितना भी टॉपिक है, हार्मोन्स वाला पार्ट पूरा कर लो। चैप्टर नंबर 8 में से हार्ट डिजीजेस वाला पार्ट, आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस बिटवीन, ये लास्ट वाले टॉपिक्स पूरे कर लो। और चैप्टर नंबर 4 में से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लो, लैक ओपेरॉन कर लो, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स कर लो और डीएनए रेप्लिकेशन कर लो, बस। बाकी आप ज्यादा मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉपिक आपको वीक लगते हैं ना, उसमें से आपको जो आता है सिर्फ वो रिवाइज करो, पूरा पूरा चैप्टर मत करने बैठो। पेपर प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो बुलेट पॉइंट्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, यानी कि डायग्राम्स की मदद से, बुलेट पॉइंट्स की मदद से। और आंसर ना, आप लोग की आदत है आप पैराग्राफ फॉर्मेट में आंसर लिखते हो। यार पैराग्राफ फॉर्मेट में आंसर नहीं लिखना है, अपन आईपीएस आईएएस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। बुलेट पॉइंट्स में और पॉइंट्स के हिसाब से आंसर लिखो। अभी जैसे समझो मैंने आपको पूछा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, तो अभी आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आप इंसेमिनेशन करोगे, तो इंसेमिनेशन वर्ड अंडरलाइन करो और नेक्स्ट लाइन से पॉइंट्स डालो ABCD। इंसेमिनेशन को पॉइंट नंबर 1 दो और यहाँ पर लिखो इंसेमिनेशन, फिर उसको अंडरलाइन करो, फिर इसके सब पॉइंट्स दो, फिर यहाँ सेकंड स्टेप लिखो कैपेसिटेशन, फिर उसके पॉइंट्स लिखो ABC। ऐसे पॉइंट वाइज आंसर लिखने से आपका पेपर नीट एंड क्लीन दिखाई देता है और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की 200% गारंटी बढ़ जाती है। तो पेपर नीट लिखो। बार बार बोल रही हूँ, बायोलॉजी का पेपर बहुत थियोरी पेपर है। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एग्जामिनर को नींद आने लगेगी, आप पेपर में पूरा उल्टी करके आओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देंगे। इसीलिए पेपर नीट लिखो, क्लीन लिखो। कभी कभी अगर आंसर गलत भी रहेगा तो भी अगर बच्चे ने क्लीन लिखा है तो भी एग्जामिनर बिना पढ़े मार्क्स दे देता है, ऐसा होता है। दिस इज द रियलिटी। सो प्लीज कीप योर पेपर क्लीन, पेपर को साफ रखो, घुच 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 करके मत आओ, ठीक है। और रात को सोने से पहले कुछ भारी सा रिवीजन नहीं करना है। आराम से अपने नोट को खाली एक एक बार पलटाओ, क्या आपने दिन भर पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन करो, ज्यादा दिमाग नहीं फोड़ना है अपना। और स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल, ये मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ अपने सारे बच्चों को कि आपको कंपलसरी 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। योर ब्रेन नीड्स द टाइम टू प्रोसेस। आपने पूरा दिन भर जो पढ़ाई की है वो प्रोसेस करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए आपके ब्रेन को टाइम चाहिए रहता है। आप रात पली करोगे, आप नाइट मारोगे तो सुबह आप ब्लैंक हो जाओगे। आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा, आपको याद भी आएगा कि आपने ये पढ़ा था, लेकिन आंसर याद नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप लोगों ने नींद बराबर से नहीं ली तो सुबह आप ब्लैंक हो जाओगे। तो आपने जितना भी पढ़ा है, 5 चैप्टर पढ़ा है, 6 चैप्टर पढ़ा है, जितना भी चैप्टर पढ़ा है, आप पास हो जाओगे। अपने आप पे भरोसा रखो, मुझे भरोसा है आप लोगों पे। लेकिन रात को नींद अच्छे से लो, 12 बजे सो जाओ, सुबह 7 बजे उठो, बस। इससे ज्यादा लेट नहीं सोना है, इससे ज्यादा जल्दी नहीं सोना है, इतना टाइम सफिशिएंट है अपने लिए, ठीक है। तो क्विक चेकलिस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, आपने जो भी वर्ड्स, जो मैंने साइंटिस्ट के नेम वाली पीडीएफ दी है अपने ऐप पे, वो पीडीएफ एक बार गो थ्रू करो, कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की थी वो आपको पता चल जाएगा। तो आप ब्रीफ आंसर्स में वो लिख सकते हो। डायग्राम का जो लेबलिंग है ना, अब बच्चे पूछते हैं मैम पेंसिल से लेबल करना है कि पेन से लेबल करना है। डायग्राम का लेबलिंग कंपलसरी आपको डार्क कलर की पेंसिल से करना है, डार्क पेंसिल। नटराज पेंसिल से मत करो, HB पेंसिल से करो, वो मोटी रहती है। या फिर जो आप लीड वाली पेंसिल यूज करते हो, मोटा वाला पेंसिल यूज करो जिसका टिप मोटा होना चाहिए। और हो सके तो डायग्राम का लेबलिंग राइट साइड करो। लेफ्ट साइड में कभी कभी लेबल्स दिखाई नहीं देते हैं, तो राइट साइड में लेबल करो। 2 मार्क्स के लिए डायग्राम आया है तो 5 लेबल करो, 3 मार्क्स के लिए डायग्राम आया है तो 7 लेबल करो। एक लेबल हमेशा एक्स्ट्रा करो, ताकि अगर एक रॉन्ग हो गया तो उसका कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। और रात को इजी लाइट खाना खा के सो, एकदम भंडारा खा के नहीं सोना है। मुझे पता है शादी सीजन चालू है,
लेकिन बहुत हैवी खाना नहीं खाना है, सिंपल दाल चावल रोटी जो भी खाते हो सिंपल खाना खा के सो, और अपना फोन एयरप्लेन मोड पे प्लीज साइड में रख दो। अभी तो फोन साइड में रख दो ये वीडियो देखने के बाद, वीडियो नहीं भी देखा तो भी चलेगा, बट फोन दिन भर साइड में रखो, ठीक है। तो आपको जितना लगता है उससे ज्यादा आपको पता है, मुझे भरोसा है आप लोगों पे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। कल कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि उसको तोड़ तोड़ के ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इतने साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो तोड़ तोड़ के आते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे तोड़ तोड़ के आते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। आपने जितना पढ़ा है आप आराम से उतने मार्क्स में पास हो जाओगे, लेकिन चीटिंग मत करना और खुद से ऑनेस्ट रहना, तो सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। आई होप एंड आई प्रे कि सबका पेपर अच्छा जाए। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। कल आपका बायोलॉजी एग्जाम खत्म होते ही मैं ट्राई करूंगी जितना जल्दी मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा मैं उतना जल्दी आप लोगों के लिए आंसर की लेकर आऊं, और फिर परसों से हम अपना वरदान बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर मैं सीईटी के लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ। तो एप्लीकेशन पर वरदान बैच है, कल एग्जाम होने के बाद आप वरदान बैच ज्वाइन कर लेना। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, सी यू सून, प्लीज टेक काम, ठीक है, बाय बाय।